Let us go ahead with next question. A car travels at a speed of 50 km per hour for 30 minutes, at 30 km per hour for next 15 minutes, and then 70 km per hour for next 45 minutes. What is the average speed of car? तो जब हम, if you remember, we were looking at displacement time graph. तो डिस्प्लेसमेंट मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ. पोजीशन टाइम ग्राफ में एक ग्राफ हमने देखा था, लास्ट केस था, लास्ट और लास्ट बट वन केस, आई डोंट रिमेम्बर. उस केस में हमारे पास ग्राफ ऐसा था इन विच यू हैड स्ट्रेट लाइंस ऑफ डिफरेंट स्लोप. याद है इसका मतलब क्या था? इसका मतलब क्या था? पोजीशन टाइम ग्राफ. पहले तो ये बताओ, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? वेलोसिटी मतलब स्पीड. तो इफ आई ड्रॉ ओनली वन लाइन, इसका स्लोप क्या देगा? इसका स्लोप क्या देगा हमको? वेलोसिटी. तो जब आपके पास पोजीशन टाइम ग्राफ में एक सिंगल स्ट्रेट लाइन हो, मतलब वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी. नाउ इफ यू हैव मल्टीपल लाइंस ऑफ डिफरेंट स्लोप, इट रिप्रेजेंट्स अ पार्टिकल मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी. मतलब पहले टाइम इंटरवल में, जीरो से कुछ टाइम इंटरवल t1 तक there is some particular speed, फिर t1 से t2 तक there is some other speed, and then t2 to t3 there is some other speed. So when you have straight lines of different slope on position time graph, it represents a particle moving with variable मतलब different speeds in different intervals of time. याद आ रहा है? Do you remember this? Yes. Then if you read the question properly, तो ये क्वेश्चन उसी टाइप का है. A car travels at a speed of 50 km per hour for 30 minutes. मतलब गिवन डेटा में आपके पास तीन अलग अलग केसेस है. पहले केस में स्पीड कितना है? 50 किलोमीटर पर आवर. कितने टाइम के लिए? 30 मिनट्स के लिए. अब यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है और यहाँ पे टाइम दिया है मिनट्स में. तो या तो उसको मिनट में कन्वर्ट करो या मिनट को आवर में कन्वर्ट करो. इजी इज दिस. 30 मिनट मतलब कितना आवर होता है? हाफ. हाफ मतलब 0.5, 1/2.5. Then the same car travels at a speed of 30 km per hour for next 15 minutes. So 30 km per hour for next 15 minutes. 15 minutes 0.25, 1/4. 15 minutes मतलब 15/60 मतलब 1/4 of a hour. तो ये 15 मिनट मतलब 0.25 आ जाएगा. आर में कन्वर्ट करोगे तो 0.25 आर. Then the same car travels at a speed of 70 km per hour for next 45 minutes. मतलब v3 equal to 70 km per hour, right? For how many minutes? 45 minutes. 45 minutes को कन्वर्ट करना होगा तो 45/60. What is 45/60? 3/4. 3/4 मतलब 0.75. यहाँ तक क्लियर? पॉइंट, हाँ, आर में. ठीक है, दिस इज आर, दिस इज इन आर. यहाँ तक क्लियर? तो इजी है. 15 मिनट मतलब 1/4 मतलब 0.25. 30 मिनट मतलब हाफ आवर 0.5. 45 मिनट से 3/4 मतलब 0.75 ऑफ आवर. गुड. हमको फाइंड करने के लिए क्या बोला है? एवरेज स्पीड. यू आर सपोज्ड टू फाइंड आउट एवरेज स्पीड. यू आर जस्ट सपोज्ड टू फाइंड आउट ओनली वन पैरामीटर, दैट इज एवरेज स्पीड. All of you must be knowing what is the formula of average speed. Total distance upon total time. Total distance upon total time. Total distance upon total time. अब total time of motion find करना is not very difficult. T1 plus T2 plus T3. लेकिन total distance पता नहीं है हमको, क्योंकि हमको distance बताया नहीं, हमको बताया है velocity. तो आप सॉल्व करते वक्त सबसे पहले you need to remember this. जब स्पीड v1 था, कितना था? 50 किलोमीटर पर आवर. टाइम कितना है? हाफ आवर. तो यहाँ से डिस्टेंस मिल जाएगा. कैसे? व्हाट इज स्पीड?
distance upon time. So what is distance? Speed into time. So you will first find out what is d1. d1 will be v1 t1. What is v1? What is v1? 50 kilometer per hour. What is time? 0.5 r. r और r कैंसल. तो 50 का हाफ कितना होता है? 25. तो पार्टिकल ने पहले हाफ आवर में कितना डिस्टेंस कवर किया? 25 किलोमीटर. गुड. सिमिलरली v2 will be v2 t2. How much is v2? 30. How much is t2? 0.25 किलोमीटर में आएगा ये भी. दिस इज ऑल्सो इन किलोमीटर. How much is this? 7.5. 7.5. कैसे? ये 30 का जीरो इसको दे दो. 2.5 2.5 3 का कितना? 7.5. 7.5 kilometer. Similarly, you can find out d3, that is v3 t3. How much is v3? 70. t3 कितना था? 0. या फिर 3/4, whichever you find easy. Simple. This is 2 this is 35 correct, right? What is 35 3 105. उसका हाफ कितना? 52.5. So d3 is 52.5 kilometer. So therefore average speed find करना है. So average speed is total distance. Total distance is d1 plus d2 plus d3. Total time is t1 plus t2 plus t3. पहला डिस्टेंस था 25, दूसरा था 7.5, तीसरा था 52.5. पहला टाइम इंस्टेंट था, पहला टाइम इंटरवल था 0.5 आर, फिर था 0.25 आर और फिर था 0.75 आर. 0.75 था ना? यस, 0.75. दिस इज 60 और 85. ये एक हो गया, एक 1 and 1.5. 85 by 1.5. What is 85 by 1.5? What is 85 by 1.5? Simple. ये 0.25 है, ये 0.75 है. ये 1 हो गया, 1 में हाफ ऐड किया तो 1.5 हो गया. 56 पॉइंट समथिंग, 56 पॉइंट समथिंग बराबर है. तो यू विल हैव 56 पॉइंट समथिंग. 85 डिवाइडेड बाय 1.5, 56.66. यही आंसर है. दिस इज व्हाट यू विल गेट. 56.66 किलोमीटर पर मिनट लिखूं कि आवर लिखूं? किलोमीटर पर आवर. Done. This is how you are supposed to find out average speed. So what have you learned? जब आपके पास 3 अलग अलग टाइम इंटरवल में अलग अलग स्पीड दिया होगा, तो सबसे पहले उन 3 टाइम इंटरवल में डिस्टेंस कितना कवर हुआ वो कैलकुलेट करो. तो d1 d2 एंड d3 फाइंड करो. टोटल डिस्टेंस इज d1 प्लस d2 प्लस d3. टोटल टाइम इज t1 प्लस t2 प्लस t3. दोनों को डिवाइड कर दो, यू गेट एवरेज स्पीड. डन. So let us move ahead to next question. And the last question before we start with next topic. Question number 4, practice problem number 4. Velocity time graph is shown in the adjoining figure. तो हमारे पास एक डायग्राम दिया है, उसमें से हमको some information they have given. So velocity time graph is shown in this figure. सारा information इसी में है. स्पीड का वैल्यू और टाइम का वैल्यू, एवरीथिंग इज हियर. डिटरमाइन, आपको टोटल 5 पैरामीटर फाइंड करने हैं. डिटरमाइन इनिशियल स्पीड ऑफ द कार. So this question is to be done with the help of graph only. तो जो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, इनिशियल स्पीड ऑफ द कार बताओ. 0, क्योंकि t इक्वल टू 0 पे v क्या है? 0. और इनिशियल स्पीड को डिनोट कैसे करते हो? u से. तो u इक्वल टू 0. सिंपल क्वेश्चन. मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय द कार कितना? 20. maximum speed attained by the car Vmax is 20 meter per second. Simple. 20 is maximum speed.
part of the graph showing zero acceleration, AB, क्योंकि 0 से A velocity is changing with time, B to C velocity is again changing with time. ये O to A is acceleration, B to C is retardation, A to B is the part of the graph जिसमें velocity is not changing. अगर velocity is not changing मतलब zero acceleration. So part of the graph showing zero acceleration is AB. So AB is the part which shows zero acceleration. Simple question. Number 4th. Part of the graph showing constant retardation. BC. BC. Very simple, extremely simple. Then, last. Distance traveled by the car in first 6 seconds. How do you find out distance traveled by the car? Area under the curve. Area under the curve. Area under the straight line curve जो भी होगा वो. तो first of all, आपको पहले 6 सेकंड का बोला है. So they are asking you what is the distance traveled by the car in first 6 seconds. First 6 seconds. इसका मतलब ये होता है कि you are not supposed to calculate area from 6 to 8. तो आपको पहले 6 सेकंड ही बोला है, तो आपको ये एरिया निकालना है A1 और ये एरिया निकालना है A2. तो फिर डिस्टेंस ट्रैवल्ड in first 6 seconds is equal to area of triangle OAE, area of triangle OAE plus area of rectangle ABDE plus area of rectangle ABDE. Area of triangle OAE is half base into height. Base क्या है? OE. Height क्या है? AE. Plus area of rectangle is length into breadth. AE into AB. AE into AB. Simple. Extremely simple. So distance traveled x is area of triangle which is half base into height. Base कितना है? 3. How much is height? 20. Base is 3 and height is 20. Plus this is height again 20 into AB. AB is 6 minus 3. मतलब कितना? 3. So this is 3. 1 and 10 30 plus 60 90 meter. So the distance traveled by the car in first 6 seconds is 19 meter. ऐसा ही पूछ सकते थे what is the total distance traveled, तो उसमें ये ऐड कर दो, ये एरिया ऐड होगा A3. ऐसा भी पूछ सकते थे what is the distance traveled by the car between 3 seconds and 6 seconds. ऐसा भी पूछ सकते थे what is the distance traveled by the car in going from its maximum speed to zero speed. What is maximum speed? 20. तो B point पे कितना है? 20. और 0 कब है? C point. So what is distance traveled by the car after applying brake? मतलब कौन सा एरिया? Third area. Third area is A3. Now that clear? Good. Simple question. Done. So let us go ahead with next topic. So if you remember, जो याद रहना चाहिए, what is the name of this chapter? Motion in a plane. तो हमको एक्चुअली स्टडी करना था मोशन इन 2 डायमेंशंस, मोशन इन अ प्लेन. हमने अभी तक जितने भी टॉपिक्स देखे वे वो सारे के सारे थे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के, राइट? यू शुड रिमेम्बर इस चैप्टर का स्टार्टिंग पॉइंट ही था, पहले मोशन डिफाइन किया, फिर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन डिफाइन किया, फिर हमने डिफाइन किया था मोशन इन 2 डायमेंशन मतलब मोशन इन अ प्लेन, फिर हमने डिफाइन किया मोशन इन 3 डायमेंशंस. मोशन इन अ प्लेन और मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में डिफरेंस इतना ही है, व्हेन अ पार्टिकल मूव्स एंड इट चेंजेस इट्स पोजीशन ओनली अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, तो उसका जो पोजीशन वेक्टर होता है इट हैज ओनली वन कंपोनेंट. अगर मोशन अलोंग एक्स एक्सिस है तो पोजीशन वेक्टर विल बी एक्स आई कैप.
अगर मोशन अलॉन्ग वाई एक्सिस है तो वाई जे कैप, अलॉन्ग जेड एक्सिस है तो जेड के कैप। हमारा एक्चुअल फोकस होना चाहिए था इस चैप्टर में मोशन इन अ प्लेन, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है। लेकिन अगर आपको 1D मोशन के मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन के कॉन्सेप्ट्स नहीं पता तो फिर 2D मोशन समझ में नहीं आएगा। नाउ वी हैव डेवलप्ड ऑल द बेसिक पैरामीटर्स रिक्वायर्ड, जैसे व्हाट इज वेलोसिटी, what is average velocity, what is instantaneous velocity, what is acceleration, what is average acceleration and what is instantaneous acceleration। तो अब 1D मोशन को हमको सिर्फ एक्सटेंड करना है 2D में। मतलब करना क्या है, हमारे पास एक पार्टिकल था जिसको हमने पहले रिस्ट्रिक्ट करके रखा था, द पार्टिकल वाज ओनली अलाउड टू मूव इन वन लाइन, इन अ स्ट्रेट लाइन। देन अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव होता है तो डिस्प्लेसमेंट में एक ही कोऑर्डिनेट होता है, वेलोसिटी का भी एक ही कोऑर्डिनेट होता है और एक्सीलरेशन का भी एक ही कोऑर्डिनेट होता है। तो इफ द पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, its displacement will have only xi cap. If the particle is moving only along x-axis, its velocity will have only one component, that is vx I cap, and its acceleration will also have only one component, that is ax I cap। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस मोशन को थोड़ा सा चेंज करेंगे। नाउ वी विल अलाउ दिस पार्टिकल टू मूव एनीवेयर ऑन दिस बोर्ड। ऑन दिस बोर्ड मतलब इन 2 डायमेंशन। नाउ ये बोर्ड क्या है, 2 डायमेंशनल है, एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है। तो इसको हम बोलेंगे मोशन इन अ प्लेन, या फिर मोशन इन 2 डायमेंशन इन अ प्लेन। मोशन इन 2 डायमेंशन in a plane, in a plane। तो हमको करना क्या है इस केस में, जैसे हमने 1D मोशन के केस में सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट डिफाइन किया, वो अभी डिफाइन नहीं करेंगे, हमको ऑलरेडी पता है व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन, मतलब फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, वो हमको सबको पता है, ये अज्यूम्ड है। नाउ इट इज अज्यूम्ड कि अगर मैंने बोला व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट तो यू शुड इमीडिएटली टेल मी इट इज डेल्टा एक्स व्हिच इज x2 बार माइनस x1 बार, where x2 bar is final position vector and x1 bar is initial position vector। Then if I ask you what is velocity, what is velocity? Displacement upon time। If I ask you what is average velocity, total displacement upon total time। If I ask you what is instantaneous velocity, it is velocity of the particle at a particular instant of time। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि एवरेज वेलोसिटी जब हम फाइंड करते हैं तो एवरेज वेलोसिटी का नोटेशन क्या था, इट वाज डेल्टा एक्स बार बाय डेल्टा टी, मतलब इट इज x2 बार माइनस x1 बार अपॉन t2 माइनस t1। देन इफ आई आस्क यू व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी था लिमिट ऑफ एवरेज वेलोसिटी एज डेल्टा टी टेंड्स टू 0। तो नोटेशंस तो पता होने ही चाहिए आपको। तो दैट वाज द रीजन कि हमने पहले पूरा 1D मोशन अच्छे से समझ लिया, क्योंकि ये सारे नोटेशंस वहां पे कैरी फॉरवर्ड होंगे, जो नोटेशंस वहां देखे थे वही नोटेशन यहाँ पे भी आएंगे। वेलोसिटी जब बोला तो बार दिखना चाहिए, अगर आप बार नहीं लिखते हो उसके ऊपर मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट स्पीड। यहाँ पे हमको डिस्कस करना है एवरेज वेलोसिटी, डेल्टा एक्स बार बाय डेल्टा टी। डेल्टा एक्स क्यों लिखा, क्योंकि मोशन 1D था। अब इसके आगे आप डेल्टा एक्स लिख नहीं सकते क्योंकि अब मोशन है 2D, एक्स भी चेंज होगा और वाई भी चेंज होगा। पहले जब मोशन सिर्फ स्ट्रेट लाइन में था सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा था, when the particle was moving along x-axis only x was changing, but this time the particle is moving in 2 dimensions, so both x and y are changing। जैसे आपने पहले बोला था, imagine a particle moving along a straight line along x-axis, let at time t1 the position of the particle is x1। अभी नहीं चलेगा, अब आप बोलोगे at time t1 the position या फिर coordinates of the particle are given by x1 comma y1, and at other instant of time t2 the coordinates are given by x2 comma y2। good, then तो ये सब बेसिक नोटेशंस अगर आपको पता है तो वी कैन गो अहेड विद डिफाइनिंग व्हाट इज एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ अ 2D मोशन।
So let us define what is average velocity and instantaneous velocity. And instantaneous velocity. तो याद रखना ये 2D मोशन है। 2D मोशन में वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स आएंगे। गुड। तो एक काम करते हैं, डिफाइन करना है तो डिफाइन करने से पहले एक सम एग्जांपल वी विल टेक। इमेजिन हमारे पास एक पार्टिकल है, वी हैव अ बॉडी पार्टिकल विच इज मूविंग इन अ प्लेन इन 2 डायमेंशंस। तो लेट अस टेक 2 डायमेंशंस हियर। ये आ गया एक्स एक्सिस, ये आ गया वाई एक्सिस। इमेजिन द पार्टिकल एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम t1, किसी टाइम इंस्टेंट t1 पे उसका पोजीशन है p। तो द पार्टिकल इज एट पोजीशन p। इनिशियली द पार्टिकल इज एट पॉइंट p। हमको पता है अगर हमको इस पार्टिकल का पोजीशन बताना है तो अब दो चीजें लगेगी, एक लगेगा x, एक लगेगा y। तो जो पोजीशन है इसको मैं डिनोट कर सकता हूं x1 कॉमा y1 से। गुड। देन अगर मुझे इसका पोजीशन वेक्टर बताना है, इफ आई वांट टू शो पोजीशन वेक्टर, यू नो पोजीशन वेक्टर इज अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू दैट पॉइंट। ये पोजीशन वेक्टर है। तो यहाँ पे अभी वेक्टर्स का भी कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो गया। और अगर आपको याद होगा मैंने बताया था पोजीशन वेक्टर्स को हम हमेशा स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। नॉर्मली डिनोट करते हैं हम लोग आर से, लेकिन आर से कब डिनोट करते हो, जब सिंगल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बताना हो। लेकिन ये जो पार्टिकल है ये रेस्ट पे है क्या? इट इज इन मोशन। इट इज इन मोशन का मतलब ये जो पार्टिकल है ये सर्टन इंस्टेंट ऑफ टाइम t2 पे p से कहाँ पहुंच जाएगा? q पे, न्यू पोजीशन पे पहुंच जाएगा q पे। जब ये q पे है तो इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x2 कॉमा y2। गुड। तो मैं x1 y1 यहाँ पर दिखा नहीं रहा हूँ, यू जस्ट नीड टू नो that the particle has x1 y1 as coordinates at time t1 when it was at point p, and at time t2 the same particle is now at point q, and the position and coordinates मतलब is they are given by x2 comma y2। तो पोजीशन वेक्टर क्या आएगा इसका? स्मॉल p। रिमेंबर ये कैपिटल P है, ये स्मॉल p है, क्योंकि पोजीशन वेक्टर हम नॉर्मली डिनोट किससे करते हैं? स्मॉल लेटर से। एंड एट टाइम t2 इसका पोजीशन वेक्टर क्या आएगा? q, स्मॉल q। यहाँ तक क्लियर? तो कुछ नहीं, इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। जस्ट इमेजिन, इमेजिन आप लोग कैरम बोर्ड तो खेलते ही होंगे, बिलियर्ड नहीं भी खेला होगा तो कैरम बोर्ड तो और किसने खेला होगा? स्ट्राइकर है, स्ट्राइकर, स्ट्राइकर। आप उसको स्ट्राइक करते हो, उसको स्ट्राइकर बोलते हैं। आपने स्ट्राइकर को स्ट्राइक कर दिया, इट इज मूविंग। स्ट्रेट लाइन में जाता है क्या वो? हाँ स्ट्रेट लाइन में जाता है, लेकिन वो 1D मोशन है क्या? वो क्या है? 2D मोशन। तो जो कैरम बोर्ड का प्लेन है उसको XY प्लेन मान लो, तो वो स्ट्राइकर के कौन से कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है? एक्स एंड वाई। और हवा में तो नहीं आया, वो टेबल पे ही था, एक्स एंड वाई। करेक्ट। तो इनिशियली जब आपने स्ट्राइक किया तब वो कहाँ था? P पे। उसका कोऑर्डिनेट्स क्या है? x1 y1। आफ्टर सम टाइम इट इज मूविंग, उसको मूव होते होते देख लिया एट टाइम t2, कोऑर्डिनेट्स आर x2 y2। इसके बाद क्या होगा? वी डोंट केयर, जो होगा वो होगा, हमको दो ही पॉइंट्स में इंटरेस्ट है। तो इमेजिन इमेजिन द पार्टिकल इज गोइंग फ्रॉम p पॉइंट टू q पॉइंट। मतलब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ड्रॉ करना होगा। बाय डेफिनेशन व्हाट वाज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू, मतलब टेल कहाँ होना चाहिए? इनिशियल पोजीशन पे। हेड कहाँ होना चाहिए? फाइनल पोजीशन पे। तो ये कौन सा वेक्टर है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और डिस्प्लेसमेंट कहाँ से डिस्प्लेस हुआ? P से। कहाँ तक हुआ? Q तक। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज PQ बार। यहाँ तक क्लियर? तो थोड़ा सा जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, जो लिखा है, वो समझा देता हूँ पहले। तो लेट अस से कंसीडर अ पार्टिकल मूविंग in a plane. Let the particle at time t1
at time t1 be at point P whose coordinates are क्या है coordinates x1, y1। यहाँ तक क्लियर। तो t1 टाइम पे p पॉइंट पे था, कोऑर्डिनेट्स थे x1 y1। अब हमने बता ही दिया कि इनिशियल पोजीशन p है, इनिशियल पॉइंट p है, तो ये बता दिया, तो इसका पोजीशन वेक्टर भी बता दो। मुझे एक बात बताओ, आपको याद है क्या पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं? हमारे पास एक पार्टिकल है जो एक्स एक्सिस पे है, उसके पोजीशन वेक्टर में कितने कंपोनेंट्स आएंगे? वन। कौन सा आएगा? एक्स आई कैप। वही पार्टिकल अगर एक्स वाई प्लेन में है तो कितने कंपोनेंट्स आएंगे? दो। तो कैसे लिखोगे उसको? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अब ये जो पी पॉइंट है, ये पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन है, ये अलोंग एक्स है, अलोंग वाई है, या एक्स वाई प्लेन में है? तो उसका पोजीशन वेक्टर कैसे लिखोगे? x1 i कैप प्लस y1 j कैप। तो द पोजीशन वेक्टर of this particle at point P is small p equal to x1 I cap plus y1 j cap. Let the particle be at point Q at time t2 with coordinates x2 y2। अब इसका पोजीशन वेक्टर कैसे आएगा फिर? द पोजीशन वेक्टर इज, बताओ क्या आएगा? अरे जब x1 y1 कोऑर्डिनेट्स थे तो पोजीशन वेक्टर x1 i कैप प्लस y1 j कैप था, x2 i कैप प्लस y2 j कैप। वेरी गुड। तो the position vector of this particle at point Q is given by small q bar, क्योंकि पोजीशन वेक्टर को हमेशा हम डिनोट करते हैं स्मॉल q से, x2 i कैप प्लस y2 j। यहाँ तक क्लियर? तो सबसे पहले हमेशा याद रखना, इनिशियली कहाँ था? पी पॉइंट पे कोऑर्डिनेट्स क्या आते हैं? x1 y1, उसका पोजीशन वेक्टर बना लो x1 i कैप प्लस y1 j कैप। एट अदर इंस्टेंट ऑफ टाइम पार्टिकल कहाँ है? q पे, कोऑर्डिनेट्स क्या है? x2 y2, पोजीशन वेक्टर क्या होगा? x2 i कैप प्लस y2 j कैप। तो अभी आपको इनिशियल पोजीशन वेक्टर मिल गया, फाइनल मिल गया। डिस्प्लेसमेंट कैसे डिफाइन किया था? फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस initial position vector. Therefore, displacement vector of this particle is given by displacement vector of this particle is given by डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां हुआ? P से कहां हुआ? Q। तो PQ बार, एंड बाय डेफिनेशन इट इज फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। और बहुत इजी टॉपिक है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए वेलोसिटी का डेफिनेशन, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सिर्फ अब मोशन 2D में है तो दो दो कंपोनेंट आएंगे एक की जगह पे, डन। Q बार माइनस P बार, बट व्हाट इज Q बार? x2 i कैप प्लस y2 j कैप माइनस x1 i cap plus y1 j cap. So therefore PQ bar equal to x2 i cap plus y2 j cap, ब्रैकेट ओपन कर दो, माइनस x1 i cap माइनस y1 j cap। वैसे डिस्टेंस फॉर्मूला पता है क्या आपको? पता है? x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट, वही आता है यहाँ पे भी। आई कैप कॉमन, therefore displacement vector PQ bar is, अगर आई कैप कॉमन निकाल रहे हो तो x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। अभी याद रखना अगली बार से ऐसा ही आएगा। अगर मोशन एक्स जेड प्लेन में होता
तो x2 माइनस x1 आई कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। अगर मोशन yz प्लेन में होता तो y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। सिंपल सिंपल, यहां तक डिस्प्लेसमेंट हो गया। देयरफॉर एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय, therefore average velocity of this particle is, एवरेज वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं v एवरेज से, और डेफिनेशन है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट क्या था, पी क्यू बार। डिस्प्लेसमेंट क्या था, पी क्यू बार। तो एवरेज वेलोसिटी v एवरेज, डिस्प्लेसमेंट इज पी क्यू बार। हाउ अबाउट टाइम, t2 माइनस t1। रिमेंबर t2 प्लस t1 नहीं, t1 प्लस t2 नहीं, t2 माइनस t1, क्योंकि हमने मोशन देखा t1 से t2 के बीच में, तो टाइम इंटरवल क्या है, t2 माइनस t1। तो टाइम इज t2 माइनस t1। therefore average velocity v average is equal to pq bar. What is pq bar? x2 minus x1 i cap, and माइनस कहां से आ गया, माइनस कहां से आ गया, प्लस 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 व्हाट, y2 माइनस y1 j कैप अपॉन t2 माइनस t1। अब न्यूमरेटर में दो टर्म्स है, डिनोमिनेटर में एक टर्म है, तो दोनों टर्म्स को सेपरेट कर लो। तो देयरफॉर v एवरेज इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। इसके साथ क्या आएगा, आई कैप प्लस y2 माइनस y1 अपॉन t2 माइनस t1 ये कैप। अब ये जो पहला टर्म है आई कैप के साथ जो लिखा है, इसको हम बोलते हैं x कंपोनेंट ऑफ एवरेज वेलोसिटी। ये एवरेज वेलोसिटी का x कंपोनेंट है। और जैसे ही आपने सफिक्स में x लिख दिया, तो यहाँ पे बार लिखने की जरूरत नहीं होती। फिर रिमेंबर दिस, आई कैप के साथ, आई कैप इंक्लूड करके नहीं, मैंने क्या बोला, आई कैप के साथ जो लिखा है, कौन लिखा है, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस, ये वेक्टर है क्या, नहीं, तो इसको वेक्टर क्यों लिखना है फिर, ये कौन है फिर, x कंपोनेंट। किसका x कंपोनेंट, वेलोसिटी का, एवरेज वेलोसिटी का। फिर ये कौन हो जाएगा, y कंपोनेंट। किसका y कंपोनेंट, एवरेज वेलोसिटी का। देयरफॉर आप बोल सकते हो, लेट x2 minus x1 upon t2 minus t1 is v average x, and y2 minus y1 upon t2 minus t1 equal to v average y. Is that clear? Therefore average velocity can be written as, therefore average velocity is v average x I cap plus v average y j cap. Is that clear? Is this clear? अगर स्पीड पूछ लिया तो क्या करोगे, what is speed? How do you find out speed from velocity? मॉड्यूलस मतलब मैग्नीट्यूड। किसी भी वेक्टर के पास दो चीजें होती है, एक होता है मैग्नीट्यूड, एक होता है डायरेक्शन। अगर आपको मैग्नीट्यूड पूछा है तो डायरेक्शन छोड़ दो, लेकिन अगर सिंगल कंपोनेंट हो, फॉर एग्जांपल मोशन अगर 1D होता, तो वेलोसिटी को क्या लिखते हैं आप, एक ही कंपोनेंट vx आई कैप, आई हटा देते, तो जो vx है वो कौन है, स्पीड है। यहाँ पे कितने कंपोनेंट्स है, दो। आपको याद है हमने वेक्टर्स में एक केस लिया था, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, याद है, नहीं याद, आर बार इक्वल टू आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप। 3 डायमेंशन होगा तो प्लस आर जेड के कैप। उसमें मैंने बोला था अगर आपको आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो कैसे करते हो, अंडर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। 3 डायमेंशन होंगे तो आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर। अब मुझे बताओ, अगर मुझे स्पीड फाइंड करना है, स्पीड फाइंड करना है, तो एवरेज स्पीड, therefore एवरेज स्पीड इज गिवन बाय
एवरेज स्पीड मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, तो एवरेज स्पीड फाइंड करना है मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। वेलोसिटी क्या है? वेक्टर है। वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हो? एक्स कंपोनेंट स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट स्क्वायर। यहाँ पे एक्स कंपोनेंट कौन है? वी एवरेज एक्स। तो फिर वी एवरेज एक्स का स्क्वायर प्लस वी एवरेज वाई का स्क्वायर, मिल गया स्पीड, एवरेज स्पीड। यहाँ तक क्लियर? इज दिस क्लियर? यस, गुड। देन अगर यहाँ तक क्लियर तो ठीक है, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। सी द आइडिया इज वेरी सिंपल। एक पार्टिकल है जो 2D प्लेन में मूव हो रहा है। 2D प्लेन या XY प्लेन है तो उसके पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स भी दो दो होंगे, XY। जब वो T1 टाइम पे P पॉइंट पे था तो उसका पोजीशन के दो कोऑर्डिनेट्स पे, एक था x1 एक था y1, तो उसका पोजीशन वेक्टर आएगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप। एट certain instant of time t2 it is at new position, new point q, तो उसका कोऑर्डिनेट था x2 y2, पोजीशन वेक्टर विल बी x2 i कैप प्लस y2 j कैप। पार्टिकल कहां से कहां गया? पार्टिकल p से गया q, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? p q बार। लेकिन बाय डेफिनेशन इट इज q बार माइनस p बार, तो q बार इज x2 i कैप प्लस y2 j कैप माइनस x1 i कैप प्लस y1 j कैप। सब्ट्रैक्ट कर लोगे इसको। सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको मिलेगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पी क्यू बार एस x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। हमको एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना था, तो एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट तो ये है हमारे पास। टाइम इंटरवल कहां से कहां तक? T1 से T2 तक, मतलब टाइम इंटरवल कितना? T2 माइनस T1। फिर इसके हमने दो अलग अलग टर्म्स बना लिए। एक है x2 माइनस x1 अपॉन T2 माइनस T1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 अपॉन T2 माइनस T1 j कैप। इसको हम बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी का x कंपोनेंट, इसको हम बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी का y कंपोनेंट। और अगर आपको एवरेज स्पीड चाहिए, वेलोसिटी नहीं, तो ये एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करते हैं? अंडर रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट स्क्वायर। तो अंडर रूट ऑफ वी एवरेज एक्स का स्क्वायर एंड प्लस वी एवरेज वाई का स्क्वायर। यहां तक क्लियर? गुड। अब हमको फाइंड करना है इंस्टंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टंटेनियस स्पीड। एवरेज में हम डिस्प्लेसमेंट देखते हैं फ्रॉम फ्रॉम T1 टू T2 पूरे टाइम इंटरवल में, द टाइम इंटरवल इन विच मोशन टेक्स प्लेस। इंस्टंटेनियस में हम पूरा टाइम इंटरवल लेते नहीं है। फॉर एग्जांपल आपको मैंने बताया भी था, यू आर गोइंग फ्रॉम हियर टू मुंबई, आई टोल्ड यू दिस, राइट? टोटल डिस्टेंस इज अराउंड 400 किलोमीटर्स। फॉर एग्जांपल यू टुक 10 hours, करेक्ट? राइट? व्हाट इज एवरेज स्पीड? 400/10 मतलब 40 किलोमीटर पर आवर। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि किसी एक टाइम इंस्टेंट पे दोपहर के 12 बजे आपका ध्यान गया स्पीडोमीटर पे, स्पीडोमीटर बता रहा है 100 किलोमीटर पर आवर। तो व्हाट इज इंस्टेंटेनियस? 100 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज एवरेज? 40 किलोमीटर पर आवर। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड कभी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे होता है, उसमें आप पूरा इंटरवल ऑफ मोशन देखते ही नहीं हो, यू जस्ट कैलकुलेट एट सर्टन इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो हमको ऑलरेडी पता है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम क्या लेते हैं? लिमिट। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज गिवन बाय, तो इफ यू रिमेंबर एंड यू शुड रिमेंबर नाउ, ये हमेशा होता है लिमिट एज डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। किसका लिमिट? एवरेज का लिमिट, राइट? ये सिर्फ नोटेशन है, इट इज जस्ट पार्ट ऑफ नोटेशन। ये लिमिट क्या है मैथ में सीखोगे आप, बट फॉर टाइम बीइंग यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड दैट द नोटेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस में एवरेज नहीं लिखना, एवरेज राइट साइड पे रहेगा और एवरेज से पहले कौन होगा? लिमिट होगा। देयरफॉर इंस्टेंटेनियस
velocity is limit as delta t tends to 0. V average. V average. What was the formula for V average? x2 minus x1, right? तो क्या था यहाँ पे x2 minus x1 upon t2 minus t1 I cap plus y2 minus y1 upon t2 minus t1 j cap. ज़्यादा क्लियर? इज दिस क्लियर? जागते रहो थोड़े दिन और, फिर we will switch back to our regular time. Good. Then, but do you remember x2 minus x1 को हम डिनोट करते हैं डेल्टा x से और t2 minus t1 को डेल्टा t से and y2 minus y1 को डेल्टा y से. So therefore v bar is limit डेल्टा t tends to 0. ब्रैकेट के अंदर कौन है x2 माइनस x1, इसको कैसा लिखते हो डेल्टा x, और एवरेज में हमेशा डेल्टा लिखते हैं, ये याद रखना. अपॉन क्या आएगा डेल्टा t. यहाँ कौन था आई कैप, और y2 माइनस y1 मतलब कौन डेल्टा y, और यहाँ पे कौन है डेल्टा t एंड j कैप. यहाँ तक क्लियर? इज दिस क्लियर? गुड. अब जैसे डेरिवेटिव्स का रूल था, इंटीग्रेशन का रूल था, अगर आपके पास दो फंक्शन के एडिशन का डेरिवेटिव है तो क्या किया था आपने सेपरेटली दोनों के डेरिवेटिव लिए थे और ऐड किया था. इंटीग्रेशन में दो फंक्शंस का इंटीग्रेशन था तो क्या किया था सेपरेटली इंटीग्रेट किया था और ऐड किया था. तो मैथ्स जहां जहां मैथमेटिकल टर्म आए रूल्स आर सेम, यहाँ पे भी वैसा ही है, दोनों का अलग अलग से लिमिट लो. तो यहाँ पे लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 ऑफ डेल्टा x by डेल्टा t I cap plus limit as delta t tends to 0 of delta y by delta t j cap. Now that's clear? Now do you remember average velocity in one dimension delta x by delta t? लेकिन इंस्टेंटेनियस को डिनोट करने के लिए क्या लिखा था हमने dx by dt. तो लिमिट जब भी लिखते हो, लिमिट डेल्टा x by डेल्टा t will become dx by dt, लिमिट डेल्टा y by डेल्टा t will become dy by dt. So v bar equal to dx by dt I cap plus dy by dt j cap. जैसे वहां पे हमने x2 बार माइनस x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1 को एवरेज वेलोसिटी का x कंपोनेंट बोला था, यहाँ पे dx by dt को बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का x कंपोनेंट और dy by dt will be y component, right? Let dx by dt equal to vx. अभी एवरेज नहीं लिखा, मतलब कौन है फिर ये इंस्टेंटेनियस, and dy by dt is vy. Therefore v bar equal to dx by dt क्या है vx I cap plus vy j cap. यहाँ तक क्लियर? जैसे आपने एवरेज वेलोसिटी से एवरेज स्पीड निकाला था अंडर रूट ऑफ x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर, वैसे ही ऑन द सिमिलर लाइंस अगर हमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना है तो देयरफॉर इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर. लेकिन x कंपोनेंट क्या है dx by dt, तो dx by dt स्क्वायर प्लस dy by dt का स्क्वायर, ये मिल गया आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड. यहाँ तक क्लियर? गुड. तो कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है, मैं वापस एक बार बता देता हूँ. जस्ट हैव टू कनेक्ट. रिपीट क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि फिर अभी एक्सेलरेशन भी देखना है हमको. वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट वेलोसिटी सो फार, एक्सेलरेशन की बात ही नहीं की, अभी वो भी आना बाकी है. जैसे वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन इज velocity upon time. To be very specific, rate of change of velocity upon time, मतलब डेल्टा v by डेल्टा t. गुड. तो सबसे पहले हमारे पास पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन वेक्टर था x1 I cap
प्लस y1 जे कैप। फाइनल क्वेश्चन वेक्टर है x2 i कैप प्लस y2 जे कैप। हमारे पास पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, अभी डायरेक्ट याद होना चाहिए x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप। इसका मतलब दिस इज नथिंग बट x2 माइनस x1 i कैप प्लस, अच्छा लिखा ही है, ओके वी हैव रिटन दैट ऑलरेडी। तो अगर मुझे एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है तो एवरेज वेलोसिटी अभी पता होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल करोगे तो x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1 i कैप प्लस बताओ y2 माइनस अपॉन t1 जे कैप। ये कौन था? x कंपोनेंट किसका? एवरेज वेलोसिटी का। ये कौन है? किसका? तो मुझे एवरेज स्पीड चाहिए तो क्या लिखूंगा मैं? अंडर रूट ऑफ वी एवरेज एक्स स्क्वायर प्लस वी एवरेज वाई स्क्वायर। करेक्ट, ये हो गया। अभी वी एवरेज एक्स पता है आपको, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1 का स्क्वायर, और ये आएगा y2 माइनस y1 अपॉन t2 माइनस t1 का स्क्वायर। ये था एवरेज। हमको फाइंड करना है इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बाय डेफिनेशन है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तो ये लिमिटिंग वैल्यू मतलब लिमिट लेना है, और डेफिनेशन में ही है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी। गुड। तो देयरफॉर वी एवरेज का लिमिट मतलब इंस्टेंटेनियस। तो वी एवरेज तो पता ही है ना, अभी अभी लिखा हमने, वी हैव रिटन इट जस्ट नाउ। x2 माइनस x1 t2 माइनस t1 i कैप y2 माइनस y1 अपॉन t2 माइनस t1 j कैप। ये डेल्टा x है, डेल्टा t है, देयरफॉर v बार इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0। दिस इज डेल्टा x अपॉन डेल्टा t i कैप प्लस डेल्टा y अपॉन डेल्टा t j कैप। फिर सेपरेट लिमिट ले लो। सेपरेट लिमिट लोगे तो व्हाट यू विल गेट इज दिस, जैसे सेपरेट डेरिवेटिव सेपरेट इंटीग्रेशन वैसे ही सेपरेट लिमिट। और बाय द वे जस्ट टू टेल यू, मैथ में सीखना ही है आपको, सबसे बेसिक आइडिया है लिमिट का। लिमिट से बनता है डेरिवेटिव, डेरिवेटिव से बनता है इंटीग्रेशन। तो अगर आप मैथ्स का बुक देखोगे सबसे पहले आएगा लिमिट्स, लिमिट्स के बाद आएगा डेरिवेटिव, क्योंकि डेरिवेटिव का डेफिनेशन लिमिट्स पे से आता है, फिर इंटीग्रेशन का डेफिनेशन डेरिवेटिव से आता है। लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, इसको हम बोलते हैं dx बाय dt, आई कैप साथ में है। डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी के लिमिट को बोलते हैं हम लोग dy बाय dt। ये जो dx बाय dt है ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का x कंपोनेंट है, dy बाय dt ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का y कंपोनेंट है। इंस्टेंटेनियस स्पीड चाहिए तो अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, मतलब अंडर रूट ऑफ dx बाय dt का स्क्वायर प्लस dy बाय dt का स्क्वायर। तो आप समझ में आ रहा होगा कि डेरिवेटिव्स पहले क्यों सीखना पड़ा, ये डेरिवेटिव्स है यहाँ पे, तो यू विल हैव टू फाइंड आउट डेरिवेटिव्स फर्स्ट। डेरिवेटिव्स आएगा तो मोशन के क्वेश्चन सॉल्व होंगे, नहीं तो सॉल्व नहीं होंगे। और जेई नीट में आप देखोगे यू विल नीड अ लॉट ऑफ डेरिवेटिव्स टू सॉल्व क्वेश्चन रिलेटेड टू मोशन। यहाँ तक क्लियर? गुड। तो अब अगला टॉपिक है, जैसे ये था, ये क्या था? एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगला है एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और उसके बाद अब फाइनली स्टार्ट करेंगे मोशन इन अ प्लेन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। सो विल स्टॉप हियर फॉर टुडे।